नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैं इतिहास के, कुछ भूगोल के, कुछ संविधान के, कुछ पर्यावरण के और करंट के क्वेश्चनों को हम लाएंगे। तो याद रखें, इस तरह से आपकी बराबर सीरीज चलती रहेगी जब तक यूपीपीसीएस का पेपर नहीं हो जाएगा। तो स्वागत है आप लोगों का विद्यार्थी आईएएस में। चलिए हम देखते हैं इतिहास की नई सीरीज के क्वेश्चन, और इसी तरह से क्वेश्चन आपको बराबर मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लिखा है प्राचीन कालीन। पहला क्वेश्चन में लिखा है प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनों को सुमेलित कीजिए। जो प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जो जीवन है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी संबंधित क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो लिखें सुमेलित करना है। तो सुमेलित में बुद्ध चरित्र, हर्ष चरित्र, विक्रमादेव चरित्र, रामचरित्र, इसके बाद नवसह सांक चरित्र। नवसह सांक चरित्र तो किसने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इस तरह से हम उसमें मिलाएंगे। तो देखते हैं, तो इसमें बुद्ध चरित्र जो लिखा गया है, बुद्ध चरित्र जो आपका लिखा है वो किसने लिखा है। बुद्ध चरित्र की आंसर आज आपका आएगा, इसका आंसर आएगा बी नंबर। इसका आंसर आएगा बी नंबर। इसका आंसर आएगा बी नंबर। तो बी नंबर में देखेंगे तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है आपकी। बुद्ध चरित्र आते हैं अश्वघोष, इसके बाद हरचरित्र बाणभट्ट, इसके बाद विक्रमादित्य देव चरित्र के कौन आते हैं, विल्हड़ आते हैं। रामचरित्र के लेखक, रामचरित्र जो लिखा गया वो किसने लिखा है, रामचरित्र किसने लिखा है, वो लिखा है आपके संध्याकृत नंदी ने। इसके बाद नवसह सांकाचरित्र की पुस्तक के रचयिता हैं कौन है, ये लिखे हैं पद्म गुप्त ने। तो इस तरह से याद रखेंगे। तो विक्रमादित्य जो आपके राजा थे उन्हीं के बारे में बताया गया। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन, अश्वघोष हैं। इसके बाद हरचरित्र के रचयिता कौन है, बाणभट्ट हैं। इसके बाद विक्रमादेव चरित्र की रचयिता विल्हड़ हैं। इसके बाद रामचरित्र की रचयिता संध्याकृत नंदी है। और इसके बाद नवसा सांक के रचयिता पद्म गुप्त हैं। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर लिखा है प्राचीन कालीन किस ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, दिव्यावदान, या दोनों ए और बी। तो याद रखेंगे इसका आंसर आएगा डी नंबर, ए और बी। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में मिलता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, यानी दोनों ए और बी आंसर आ जाएगा। दोनों के आंसर आएंगे अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर लिखा यूनानी लेखकों की रचना कौन किसकी है। यूनानी लेखकों की रचना कौन किसकी है, देखेंगे यूनानी लेखकों में मेगास्थनीज ने कौन सी लिखी है, इंडिका पुस्तक लिखी है। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, इंडिका पुस्तक लिखी है। इसके बाद टॉलमी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, टॉलमी थे ज्योग्राफी संबंधित। तो टॉलमी ज्योग्राफी संबंधित थे, तो आपकी कौन सी होगी, ज्योग्राफी होगी, ज्योग्राफी होगी। इसके बाद अज्ञात लेखक बहुत पूछा जाता है। अज्ञात लेखक इतिहास स्रोत में आप बहुत पढ़ते होंगे। अज्ञात लेखकों में तो पढ़ेंगे पेरिप्लस ऑफ द इरिट्रिया सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिट्रिया सी। इसके बाद प्लिनी बचे, प्लिनी ने कौन सी लिखी है, नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका। इस तरह से आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, और बी का तीसरा, बी का तीसरा, और सी का चौथा। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है चीनी यात्रियों के वृत्तांतों जो विवरण है उनमें से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। तो देखेंगे ये सभी चीनी यात्री थे। पहला तो क्वेश्चन यहीं से बना देते हैं, वो निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री नहीं है, कौन से चीनी यात्री हैं। तो फाइयान भी चीनी यात्री था, हेनसांग भी चीनी यात्री, इत्स्यांग भी चीनी यात्री था,
और चाओ जू कुआ भी चीनी यात्री था। तो देखेंगे कौन किसके साथ सुमेल करता है। तो पहले देखेंगे कौन किसके साथ सुमेल करता है। तो देखेंगे फाहियान चंद्रगुप्त के दरबार में आया, बिल्कुल सही है। हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इत्स्यांग वेशभूषा के लिए जाना जाता है। चाओ चाओ जुआ कुआ जो है ये किसके चोल कालीन शासन का इतिहासकार के में आए थे, यानी चोल कालीन इतिहास से संबंध रखते हैं, चोल कालीन इतिहास से संबंध रखते हैं। तो इसका जो सीधा सीधा क्रम है, इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर। इसका आंसर आ जाएगा क्या, सी नंबर। इसका आंसर क्या मिलेगा, सी नंबर मिलेगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। क्वेश्चन 5 पे बात करते हैं हम। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन 5। एक सेकेंड रुक जाइए। क्वेश्चन 5 कट गया है। चलिए आगे आते हैं, 6 नंबर देखते हैं। लिखा है सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था। तो याद रखेंगे जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। अगर हम इन सब के बारे में बात करते हैं, मेगास्थनीज मौर्य वंश के शासन के काल में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध रखते हैं। ये भी मौर्य से संबंध रखते हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। और ये किसके शासनकाल में आए, डाइमेकस, बहुत पूछा जाता है डाइमेकस किसके शासनकाल में आए। तो ये आए बिंदुसार, बिंबसार नहीं, बिंदुसार। याद रखेंगे बिंदुसार, ये भी मौर्य वंश के ही शासक थे, इनके शासनकाल में आए थे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा, जेम्स प्रिंसिप, जेम्स प्रिंसिप। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है। तो सभी जानते हैं सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो वो है मनु स्मृति। कौन सी है, मनु स्मृति। कौन सी है, मनु स्मृति। तो अगर मनु स्मृति के बारे में 5-6 पॉइंट बताएं, तो मनु स्मृति को मनुस्मृति को पहला कानूनी ग्रंथ बोला, पहला पॉइंट है। मनुस्मृति को पहला कानूनी ग्रंथ बोला जाता है, तो पहला पॉइंट ये है। मनुस्मृति में सबसे ज़्यादा शुंग वंश के शासनकाल के लोगों का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति में शुंग काल के वंश का शासनकाल मिलता है। इसमें 4 जो आश्रम है, इसमें 4 जो आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसका भी वर्णन मिलता है। यानी कानूनी प्रथम ग्रंथ है, शुंग वंश का शासन मिलता है और 4 आश्रम के बारे में दिया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और इसमें वर्णों की भी व्याख्या की गई है, इसमें वर्णों की भी व्याख्या की गई है, ये भी याद रखेंगे। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकंड रुक जाइए। अरे यार सब गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई, तो सभी जानते हैं रामायण को, महाभारत को। किसको दी गई है, तो आदिकाल की संज्ञा रामायण को दी गई है। आदिकाल की संज्ञा किसको दी गई, रामायण को दी गई। इसके बाद कहें प्राचीनतम पुराण कौन सा है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो आता है प्राचीनतम पुराण में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, आगे आते हैं। कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो सभी जानते हैं भगवत गीता है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय की रचयिता कौन है, तो ये पाणिनि है। प्राचीनतम अष्टाध्याय के रचयिता पाणिनि है। तो याद रखेंगे अष्टाध्याय पर एक टीका लिखा है पतंजलि ने, उस टीका का नाम है महाभाष्य। ये भी बहुत पूछा जाता है।
पूछा जाता है महाभाष्य नामक पुस्तक किसने लिखी और यह किसका टीका था। यह महाभाष्य नामक पुस्तक लिखी पतंजलि ने और यह किसका टीका था, यह टीका था अष्टाध्यायी का टीका था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन अगला 12 नंबर, क्वेश्चन 12 नंबर है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, देखेंगे शुल्ब सूत्र तो ये आपके ज्योतिषी से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र किससे संबंधित पुस्तक है, ये ज्योमिति से, ज्योतिषी से नहीं ज्योमिति से संबंधित पुस्तक है। याद रखेंगे किससे संबंधित पुस्तक है, ज्योमिति से संबंधित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारत का अभिलेख मिलता है, तो द्वितीय जो अभिलेख था उसमें दक्षिण भारत का उल्लेख मिलता है, दक्षिण भारत का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान ने उल्लेख किया कि भारत का कोई भी सम्मानीय व्यक्ति मांस नहीं खाता था। फाहियान ने लिखा है कि भारत का कोई भी सम्मानीय व्यक्ति मांस नहीं खाता था। पहला कथन पहला कथन दिया गया। दूसरा कथन दिया गया अशोक का युग शाकाहारी के रूप में दृष्टि से, शाकाहारी की जो दृष्टि से मील का एक पत्थर था, यानी कह सकते हैं अशोक के शासनकाल में सभी शाकाहारी थे, मांसाहारी कोई नहीं था। दोनों कथन पर विचार करें तो दोनों कथन सही है लेकिन एक दूसरे की पुष्टि नहीं करते हैं, इसलिए आंसर आएगा बी नंबर। क्वेश्चन 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर विचार करते हैं। लिखा है शियू की पुस्तक किसने लिखी थी। शियू की पुस्तक का वृत्तांत किसने लिखा है, शियू की पुस्तक में अपना वृत्तांत किसने लिखा है, तो यह देखेंगे वेनसांग। किसने लिखा है, वेनसांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। वेनसांग किसके, अभी हमने देखा किसके शासनकाल में आए थे, हर्षवर्धन के। और फाहियान किसके शासनकाल में आए थे, चंद्रगुप्त के शासनकाल में आए थे। अच्छा, अलबरूनी किसके शासनकाल में आए थे, अलबरूनी किसके शासनकाल में आए थे, ये मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आए थे। किसके, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आए थे। अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आया था। याद रखेंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे किसके शासनकाल में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें मेगास्थनीज, तो हम जानते हैं मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, वह कौन सा 14वीं शताब्दी का अभिलेख था जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। 14वीं शताब्दी का एक अभिलेख था जिसमें वैदिक देवताओं का अभिलेख मिलता है और वह अभिलेख है पोंज कोई अभिलेख। कौन सा है, बोंज कोई अभिलेख, बोंज कोई अभिलेख। याद रखेंगे बोंज कोई अभिलेख, ठीक है ना, बोंज कोई अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है। अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है, तो याद रखेंगे ये है आपका चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। किससे संबंधित ग्रंथ है, चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। किससे संबंधित है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। इसके बाद 18 नंबर लिखा है अभिलेखों को सुमेलित करना है, तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का था, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, ये रुद्रदामन सेकंड है, याद रखेंगे, अभी बताएंगे रुद्रदामन सेकंड है। प्रयाग प्रशस्त अभिलेख समुद्रगुप्त का है, प्रयाग प्रशस्त अभिलेख किसका है, समुद्र प्रयाग प्रशस्त अभिलेख सेकंड, प्रयाग प्रशस्त अभिलेख सही है, समुद्र प्रयाग प्रशस्त अभिलेख समुद्रगुप्त का है। इसके बाद एरोड़ अभिलेख, एरोड़ अभिलेख पुलिकेशन सेकंड का है और इसके भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का है, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का है। तो इस तरह से आपका ये नंबर आंसर सही हुआ। थोड़ा अभिलेख के बारे में बात करते हैं, एक अभिलेख के बारे में थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा पॉइंट। तो जैसे कि शब्द आया खारवेल,
खारवेल से 2 पॉइंट बताते हैं। शब्द आया खारवेल, तो खारवेल से संबंधित 2 पॉइंट बताते हैं। ये तो खारवेल जो राजा थे, ये जो इस समय कलिंग है वहाँ के राजा थे। खारवेल कहाँ के राजा थे? ये कलिंग के राजा थे, याद रखेंगे पहला पॉइंट, ये कलिंग के राजा थे। दूसरा पॉइंट इस संबंध में याद रखेंगे, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। कहाँ के अनुयायी थे? ये जैन धर्म के अनुयायी थे। तीसरा पॉइंट अगला याद रखेंगे, देखेंगे। इसके बाद प्रयाग प्रशस्त से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। जहांगीर ने भी इस पर एक अभिलेख लिखवाया था। तो क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से वह कौन सा अभिलेख है जिस पर जहांगीर ने अपना अभिलेख खुदवाया था, जहांगीर ने जिस पर अभिलेख लिखाया था वो कौन सा है? प्रयाग प्रशस्त अभिलेख, जहांगीर ने भी अभिलेख लिखवाया था। अगर हम कहें प्रयाग प्रशस्त अभिलेख किसने लिखा था, प्रयाग प्रशस्त अभिलेख किसने लिखा था, तो वो थे हरिशेन ने। किसने लिखा था? हरिशेन ने इसको लिखा था। हरिशेन ने इसको लिखा था। आगे आते हैं, अगले एरोड़ अभिलेख की बात करें। एरोड़ अभिलेख की बात करें तो एरोड़ अभिलेख हमने देखा पुलकेशन द्वितीय थे, लेकिन एरोड़ अभिलेख में एक शब्द याद रखेंगे। एरोड़ अभिलेख में हमें पुलकेशन द्वितीय और हर्ष के बीच की लड़ाई मिलती है, यानी संघर्ष मिलता है। हर्ष का और पुलकेशन द्वितीय के बीच का संघर्ष मिलता है, ये याद रखेंगे। इसके बाद एक अभिलेख आता है जूनागढ़ अभिलेख के बारे में, तो मैंने आपको बता ही दिया जूनागढ़ अभिलेख। एक शब्द आता है, वह कौन सा संस्कृत का अभिलेख था? कौन सा ऐसा अभिलेख था जो संस्कृत में लिखा गया? कौन सा अभिलेख था जो संस्कृत में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, इसका आंसर हम कल बताएंगे। संस्कृत में जो अभिलेख लिखा है, बस थोड़ा शब्द देते हैं, शब्द है गिर, शब्द आता है, उसके आगे आप लोग जोड़ सकते हैं, शब्द मिलेगा, गिर शब्द मिलेगा, और ये संस्कृत का लिखा हुआ अभिलेख है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित किन अभिलेखों में मिलता है? अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किन अभिलेखों में मिलता है? तो देखेंगे मस्की, गुर्जरा, नेट्टू, उदयगोलम या उपरोक्त में से सभी। तो सभी में अशोक का नाम मिलता है। किसमें मिलता है? मस्की में भी मिलता है, गुर्जरा में मिलता है, नेट्टूर में मिलता है और उदयगोलम में भी मिलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, मध्य एशिया के बोगजाकोई अभी अभिलेख आया था। बोगजाकोई अभिलेख में निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है? अभी पूछा था वैदिक देवताओं का वर्णन किस अभिलेख मिलता है, अब पूछ दिया कौन से देवता, तो इंद्र का, मित्र का, वरुण का और नास्तेय का, यानी इन सभी का वर्णन मिलता है। इसका आंसर क्या आएगा? सभी। इसका आंसर क्या आएगा? भी सभी। इसका भी आंसर सभी आएगा। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? 19 का भी आंसर ई है और 20 का भी आंसर ई है। आगे आते हैं, क्वेश्चन लास्ट है, थोड़ा ये बड़ा पड़ेगा। क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे, क्वेश्चन लास्ट 21 नंबर में देखेंगे। क्वेश्चन 21 नंबर में बहुत चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो समझनी पड़ेंगी आप लोगों को। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 9 पॉइंट बना दिए गए इसी में। तो देखेंगे अर्थशास्त्र के सभी जानते हैं चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के सभी जानेंगे चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के सभी जानेंगे क्या है? चाणक्य हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के सभी क्या है? चाणक्य हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के जानेंगे चाणक्य। इसके बाद मुद्रा राक्षस विशाखादंत। इसके बाद कथा सरिता सागर सोमदेव का है। इसके बाद बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है। इतना आपको समझ में आया? यानी अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य हैं। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखादंत हैं। इसके बाद कथा सरिता सागर के रचयिता सोमदेव हैं और बृहत कथा मंजरी के रचयिता क्षेमेंद्र हैं। इसके बाद अभी मैंने बताया था महाभाष्य, तो महाभाष्य के आपको समझ ही गए होंगे, पतंजलि हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन, उसी में आगे जाएंगे तो आगे और मिलेगा। तो महाभाष्य के हमने आपको बताया कौन थे? पतंजलि मिलेंगे। महाभाष्य के कौन मिलेंगे?
पतंजलि मिलेंगे। इसके बाद महाभारत के रचयिता पतंजलि मिलेंगे। इसके बाद मणिकाग्नि मित्रम के रचयिता आपको कालिदास ऊपर मिला होगा, कालिदास। मणिकाग्नि मित्रम के रचयिता कालिदास हैं। इसके बाद मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक हैं, मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक हैं। और नीति शास्त्र की रचयिता कामांधक हैं। और इसके बाद राजतरंगिणी के रचयिता कल्हड़ हैं। तो याद रखेंगे, इस तरह से ये आपका पूरा टॉपिक हुआ। इस तरह से ये आपके 20 क्वेश्चन थे, 21 क्वेश्चन थे। तो जो आपके 21 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। इसी तरह से आपका हम कल फिर से इसी का टॉपिक लाएंगे। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।